कमला अपनी बेटियों को पढ़ाती तो उसकी सास उसे गालियां देती कि मेरे बेटे की कमाई बर्बाद कर रही हो। तो एक दिन कमला ने सास से कहा कि आपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, इसलिए आज वो धक्के खा रहे हैं। इसलिए मेरी बेटियों को पढ़ने दो। ये सुनकर सास आग बबूला हो गई और उसने दीपक को बताया तो उसने कमला को मार मार कर जख्मी कर दिया और बेटियों समेत तलाक देकर घर से निकाल दिया। कमला ने हिम्मत ना हारी और खुद मुश्किल काट कर बेटियों को पढ़ाकर डॉक्टर बनाया। और जब एक दिन उनके अस्पताल गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी बेटियां वहां। कहाँ जा रही है कमला? कमला तीनों बेटियों का हाथ पकड़े घर से बाहर निकल रही थी। जब उसकी सास ने उसे देख लिया, कमला गहरी सांस लेकर रह गई। बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हूँ माँ जी। बड़ी वाली 7 साल की हो गई और छोटी दोनों तो जुड़वा हैं। दोनों ही 5 साल की हैं। इनकी शिक्षा का नुकसान हो रहा है। कमला ने कहा तो सास आंखें निकाल कर आगे बढ़ी। क्या कहा? स्कूल में एडमिशन? इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास जो तू इनका नाम लिखवाने जा रही है? सास ने गुस्से से कमला के बैग को देखा। कमला ने मजबूती से अपने बैग को दोनों हाथों में पकड़ लिया। माँ जी, दीपक की सैलरी आई थी, उसने कुछ पैसे मुझे घर के खर्चे के लिए दिए थे। मैंने वो जमा करके बच्चों के स्कूल की फीस की व्यवस्था की है। पैसे तो कहीं ना कहीं लग जाएंगे, इसलिए मुझे आज नाम लिखवा दे लेने दें। उसने मिन्नत की मगर सास तो आग बबूला हो गई। उसने आगे बढ़कर झपट कर कमला का बैग छीन लिया। मेरा बेटा मेहनत से इसलिए नहीं कमाता कि तू अपनी इन मुसीबत की पोटलियों को स्कूल में पढ़ाती फिरे। कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ाने की। इन्होंने कौन सा तीर मार लेना है स्कूल में पढ़कर। इन्हें घर के कामकाज पर लगा। और ये पैसे कहाँ लेकर जा रही थी? मैंने कल भी बताया था कि आज शीतल ने दावत पर आना है, उसके लिए कुछ अच्छा खाना बना लेना। मगर तू तो मेरे बेटे और बेटी दोनों की ही दुश्मन है। बेटे की कमाई उड़ा रही और बेटी को कुछ अच्छा खिलाने पर तैयार नहीं। ला पैसे मुझे दे, मैं खुद ही बाजार से सामान ले आऊं। सास ने पर्स में से सारे पैसे निकाल कर अपने पास रख लिए थे। कमला की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ जी, बच्चियों का स्कूल, उसने कहा तो सास ने कमला के साथ मासूमियत से खड़ी बच्चियों पर एक गुस्से भरी नजर डाली और बड़ी को तो एक जोरदार थप्पड़ भी लगा दिया। कोई जरूरत नहीं है इनको पढ़ाने की। इन्होंने कौन सा कल को हमारा सहारा बनना है? जिस तरह तू मनहूस है, बिल्कुल उसी तरह तेरा बेटियां भी मनहूस हैं। नोच कर खा गई मेरे दीपक को, अब हट आगे से। सास ने कमला को धक्का दिया और घर से बाहर निकलती चली गई। कमला की आंखों में आंसू भर आए। वो पिछले कई महीनों से बच्चियों का स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश कर रही थी, मगर सास थी कि तैयार ही न होती थी। आसपास के सारे घरों के बच्चे स्कूल जाते थे। कमला की बेटियां उन बच्चों को साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्कूल जाते देखती तो खुद भी स्कूल जाने का कहती। खुद कमला के दिल में भी यही इच्छा उठती थी। खुद वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी, इसलिए दीपक जैसे मामूली नौकरी करने वाले इंसान के साथ उसकी शादी हो गई थी। एक नंद थी जो हर दूसरे दिन उनके घर आ धमकती थी। और माँ जी का बस न चलता था कि घर में रखी सारी जमा पूंजी उठाकर अपनी बेटी को दे दें। दीपक महीने की सारी सैलरी लाकर माँ के हाथ पर रखता था। कुछ पैसे वो कमला को दे देता, जिसे जोड़ जोड़ कर उसने बच्चियों की स्कूल की फीस जमा की थी। मगर आज सास ने वो भी छीन ली। कमला की आंखों से आंसू आने लगे। वो खामोशी से अंदर जाकर लेट गई। सास सामान ले आई और उसे खाना बनाने का कहने लगी। थोड़ी देर के बाद शीतल भी अपने बच्चों समेत आ पहुंची थी। कमला ने खाना बनाकर उसके सामने रखा तो वो एक अदा से बोली, माँ, पता है आपको शहर के कितने महंगे स्कूल में अपने बच्चों का नाम लिखवाया है मैंने? मेरे सारे रिश्तेदार जल भून कर रह गए। दिन रात कहते हैं कि मैंने अपने पति पर कोई जादू कर दिया है, जो वो मेरी हर बात मानते हैं। शीतल जोर जोर से हंसी तो नूतन नूतन देवी खुश हो गई। हाँ हाँ, बस ऐसे ही काबू करके रखना। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरी बेटी के पास है वो किसी और के पास ना हो। देखना, सब यूं ही जलते रह जाएंगे। नूतन देवी की बात पर कमला का दिल बोझल होने लगा। अपनी पोतियों को तो वो स्कूल में जाने ना देती थी, और शीतल के बच्चों के लिए कितना खुश हो रही थी। दीपक थका हारा काम से वापस आया तो नूतन देवी सर पर कपड़ा बांधे चारपाई पर लेटी हाय हाय कर रही थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? दीपक ने परेशानी से कहा। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तबीयत खराब ही होगी ना, तेरी पत्नी को तो फुर्सत ही नहीं कि आकर मेरा हालचाल पूछ ले। सारा दिन अपनी मुसीबत की पोटलियों को संभालती रहती है, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। एक तो मेरे बेटे के सिर पर बेटियों का बोझ डाल दिया है और ऊपर से दिन रात मुझे बातें सुनाती है। नूतन देवी आंखों से आंसू भर कर बोली तो दीपक गुस्से से आग बबूला हो गया। कमला, ओ कमला, माँ क्या कह रही हैं? तुम माँ की सेवा नहीं करती, मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती? दीपक चिल्लाया तो किचन में काम करती कमला घबराकर बाहर निकल आई। कुछ देर पहले तक तो माँ जी बिल्कुल ठीक थी। क्या हुआ दीपक? मैं तो माँ जी को कोई कष्ट नहीं देती, वो बेचारी धीमी सी आवाज में बोली। मगर दीपक तो गुस्से में बिफर चुका था। उसने जो कमला को बेभाव की बातें सुनाना शुरू की तो फिर चुप ही ना हुआ। घंटा भर तक तो कमला को बातें सुनाता रहा। तब जाकर नूतन देवी के दिल में को ठंडक मिली।
फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए दीपक को कहा, चल छोड़ भी दे, ये है ही ऐसी गरीब परिवार की, उसे क्या पता सास और पति की सेवा कैसे करते हैं। जा तू चाय बना कर ला। उन्होंने कमला को वहां से भगा दिया। वो अपने आंसू पीती वापस किचन में चली आई। पूरा किचन समेटकर वो थकी हारी टूटी हुई जिस समय बिस्तर पर आकर लेटी। दीपक खराटे ले रहा था। तीनों बेटियां उसका इंतजार करते करते इधर उधर लुढ़क कर सो गई थीं। कमला की आंखों में आंसू आने लगे। बेटियों की शिक्षा उसके लिए बहुत जरूरी थी, मगर उसे पता था महीने बाद जब दीपक की सैलरी आएगी तो वो उसमें से जो थोड़े रुपए देगा वो भी माँ जी ले लेंगी। सुबह वो जागी तो उसने निश्चय कर लिया था। आज नूतन देवी अपनी बेटी के घर गई थी। कमला जल्दी से तीनों बच्चियों को लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके कानों में सोने की छोटी छोटी बालियां थी जो उसके मायके की थीं। उसने वो बालियां बाजार में बेची तो अच्छे खासे रुपए मिल गए। वो ये सारे रुपए लेकर सीधा बच्चियों के स्कूल चली गई। बच्चियां होशियार थीं। कमला ने घर में उन्हें काफ़ी कुछ सिखा रखा था। स्कूल वालों ने टेस्ट लिया तो बच्चियों की होशियारी देखकर खुश हो गए। उन्होंने फौरन तीनों बच्चियों का अपने स्कूल में नाम लिख लिया। छोटा सा स्कूल था मगर पढ़ाई अच्छी थी। कमला खुशी खुशी वापस आई। सास के आने से पहले उसने सारे घर का कामकाज खत्म कर लिया था। उस दिन तो सास को ना पता चला, लेकिन अगले दिन जब वो दीपक को काम पर भेजने के बाद बेटियों को स्कूल लेकर निकलने लगी तो सास चौंक उठी। कहाँ लेकर जा रही है? मनहूसों को, कहीं माँ के घर तो नहीं जाने लगी? हाय, ऐसे भाग्य कहाँ हम लोगों के जो तू हमारी जान छोड़ दे। सास ने कटाक्ष किया मगर कमला ने नजरअंदाज कर दिया। बच्चों का स्कूल में नाम लिखवा दिया है माँ जी, उन्हें वहीं छोड़ने जा रही हूँ, कमला ने डरते डरते बताया। तो वो एकदम करंट खाकर उछली। क्या स्कूल में नाम लिखवा दिया? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हाय, मेरे बेटे को नोच नोच कर खा गई है तू और तेरी बेटियां। उस बेचारे ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके 4 रुपए घर में लाकर रखे होंगे और तू वो भी उठाकर इन मनहूसों के ऊपर लगाकर आ गई है। क्या करेंगी इनको पढ़ाकर लिखाकर? डॉक्टर बनाएगी या कलेक्टरी पर लगाएगी? कहीं पर कुछ नहीं करने वाली हैं, बिल्कुल तेरी तरह मनहूस है। सास शुरू हुई तो चुप होने का नाम ही न लिया। कमला की आंखों में आंसू भरने लगे। उसकी मासूम बेटियां भी दादी की बातें सुनकर घबरा गई थीं। माँ जी, भगवान के लिए चुप हो जाए, मैंने दीपक के पैसे नहीं लिए, अपनी बालियां बेचकर बच्चों का एडमिशन करवाया है और मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगी। शिक्षा का महत्व क्या है आप लोगों को इसका अंदाजा नहीं। कमला ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया और बेटियों को लेकर घर से बाहर निकलती चली गई। सास पीछे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी, जबान चलाती है मेरे आगे, अपनी कलमुही बेटियों को पढ़ाना चाहती है, देखती हूँ फिर कैसे पढ़ाती है। घर के कामकाज इनसे न करवाए तो मेरा नाम भी नूतन नहीं। उसकी आवाज़ें गली के कोने तक कमला और उसकी बेटियों को सुनाई देती रहीं। कमला ने आंसू पीते हुए बेटियों को स्कूल के गेट पर छोड़ा, पर बच्चियां बुरी तरह से घबराई हुई थीं। मम्मी, दादी हमें मारेंगी क्या? वो हमें स्कूल में से निकलवा लेंगी, घर के काम करवाएंगी? कमला की बड़ी बेटी ने मासूमियत से पूछा तो कमला का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसने बेटियों का माथा चूमा। चिंता की कोई बात नहीं, कोई आपको स्कूल से नहीं निकालेगा और ना ही कुछ कहेगा और आप स्कूल से अपनी पढ़ाई करो। बेटियां मुस्कुरा दी तो कमला उन्हें छोड़कर घर वापस आ गई। पूरा दिन सास थोड़ी थोड़ी देर में उसे बातें सुनाती रही। उस रात दीपक घर आया तो जल्दी से जेब से पैसे निकालकर कुछ अलमारी में रखने लगा। अलमारी में क्या कर रहे हैं? कमला ने हैरान होकर पूछा तो दीपक उछल पड़ा। ज्यादा सवाल जवाब मत कर, ये मेरे कुछ पैसे हैं, संभाल कर अलमारी में रख रहा हूँ। खबरदार जो इन पैसों से फालतू की कोई खरीदारी की। मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, उसके लिए किसी से उधार लेकर आया हूँ। दीपक के स्वर में गुस्सा था। वैसे भी वो कठोर मेहनत और मामूली सैलरी वाली नौकरी के कारण हर किसी से गुस्सा रहता था। जब भी वो काम से वापस आता तो हमेशा गुस्से में ही होता और इतना थका होता कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाता था। उसके बाद भी जब महीने के आखिर में सैलरी हाथ में आती तो मुश्किल वो इतनी होती थी कि अब महीने भर का गुजारा हो सकता था। कमला को भला उसके रुपए से क्या लेना देना था। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो गेट से बाहर निकली तो किसी से टकरा गई। अरे माँ जी, आप, क्या बात है? सामने सास खड़ी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। वो दरवाजे के साथ कान लगाए कमला और दीपक की बातें सुन रही थी। कब से आवाजें दे रही थी, भूख लग रही है मुझे, खाना दे दे जल्दी, नूतन देवी ने गुस्से से कहा तो कमला खामोशी से किचन में चली गई। सुबह जब दीपक काम पर चला गया तो कमला बेटियों को तैयार करने लगी। उसकी बड़ी बेटी बोली, मम्मी, स्कूल में सब अच्छा अच्छा लंच लेकर आते हैं, हमें भी पैसे दें, हम भी वहाँ से अपना लंच खरीद कर खाएंगे या हमें घर में लंच बना कर दे दें। बेटी की मासूमियत भरी इच्छा पर कमला का दिल कटकर रह गया। उसके पास तो इतने पैसे ना होते थे कि बच्चियों को थोड़े पैसे दे सके और घर से लंच बनाकर देने का उसके पास सामान न था। छोटी वाली बेटी को आज बुखार हो रहा था। कमला ने उसे स्कूल से छुट्टी करवाने का सोचा। बड़ी दोनों को लेकर वो स्कूल चली गई और जब वापस आई तो नूतन देवी अकेली ना थी, बल्कि उनके साथ शीतल भी बैठी हुई थी। जरूर नूतन देवी ने उसे फोन करके बुलाया था। दोनों माँ बेटियां सर जोड़कर बैठी थीं। कमला को आते देखकर ही चुप हो गईं। कमला परेशान थी। माँ जी, मेरी छोटी बेटी को बहुत सख्त बुखार है, आज वो स्कूल भी नहीं गई, उसकी दवाई लेने के लिए कुछ पैसे दे दें। मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। दीपक खर्चे के पैसे भी आपको देते हैं, आप उसमें से मुझे 200 रुपये दे दें।
कमला विनती करने के अंदाज में बोली, नहीं है मेरे पास कोई पैसे, निकलो यहाँ से, सारा माल तो मेरे बेटे का खुद दबा कर रखा हुआ है। अपने और अपनी बेटियों पर खर्च करती रहती हो, जब देखो तुम्हारी तीनों बेटियों का मुंह चल रहा होता है। कोई बुखार वुखार नहीं है, अभी शाम तक तो ठीक हो जाएगी, ड्रामे हैं सब। अच्छी तरह जानती हूँ तुम माँ बेटियों की असलियत। सास ने हद ही कर दी थी। कमला की आंखों में आंसू आने लगे, मगर उन्होंने उसे अपने सामने से जाने का इशारा कर दिया और खुद शीतल से बातें करने लग गई थी। शीतल ने भी उसे यूं अनदेखा कर दिया था जैसे वो उसकी कोई कुछ लगती ही ना थी। कमला अपने आंसू पीते वापस किचन में चली आई। छोटी बेटी का माथा बुखार में तप रहा था। वो बार बार रोते हुए उसे आवाज़ें देने लगती। कमला कभी किचन का काम करती तो कभी वो भागकर अपनी बेटी के पास चली जाती। कमला ने खाना तो बना लिया था, मगर बेटी की बिगड़ती हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वो थोड़ी देर बेचैनी से इधर उधर घूमती रही, फिर उसने बच्ची को उठाकर कंधे से लगाया। डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और उधार दवाई ले आती हूँ, दीपक को सैलरी मिलेगी तो जाकर उन्हें पैसे दे आऊंगी, कमला ने सोचा। बेटी की खातिर वो कुछ भी कर सकती थी। वो कंधे पर उठाए बेटी को घर से बाहर ले आई। डॉक्टर की क्लिनिक खुली थी। वो दयालु आदमी था। उसने कमला की हालत और बच्चे का बुखार देखा तो खामोशी से दवा दे दी। दवा का असर था या क्या कि थोड़ी देर में बच्ची को आराम होना शुरू हो गया। कमला उसे लेकर घर वापस आई, लेकिन दरवाजे से अंदर आते ही वो ठिठक गई, क्योंकि नूतन और शीतल दोनों उसके कमरे से बाहर निकल रही थी और दोनों के चेहरों पर बड़ी खुशी भरे भाव थे। नूतन देवी के हाथ में नोटों की वो गड्डियां थी जो दीपक ने पिछली रात अलमारी के अंदर रखी थी। वो खुशी खुशी उन नोटों को गिनते हुए आधे नोट निकाल कर शीतल को दे रही थी। ये ले, ये तू रख ले, अपने और अपने बच्चों की शॉपिंग कर लेना, बड़ा समय हो गया मैंने तुझे कुछ लेकर नहीं दिया। देखा ये सारा माल छुपा कर रखती है ये औरत, इसकी तो शक्ल पर ही लिखा है कि ये झूठी और मक्कार है। नूतन देवी अपनी बेटी से कह रही थी, जबकि कमला के पैर तो वहीं जमीन पर गड़ गए। ये क्या कर रही हैं माँ जी आप? ये दीपक के पैसे हैं, उन्होंने अलमारी में छुपा कर रखे थे और कहा था कि ये पैसे ना निकालना। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल खरीदनी है, कमला ने कहा। तो उसे देखकर नूतन देवी और शीतल दोनों ही गड़बड़ा गईं। शीतल ने तो फौरन हाथ में पकड़े हुए पैसे बैग के अंदर छुपा लिए थे। नूतन पहले तो गड़बड़ाई, लेकिन फिर संभल गई। कौन से पैसे भाई? हमने तो तेरे दीपक के कोई पैसे नहीं लिए, और ये ज्यादा दीपक दीपक ना किया कर। वो मेरा बेटा है, उसे नोचकर खाने वाले हम नहीं बल्कि तू है। तूने अपनी बेटियों को उसके सर पर बिठा कर रखा है। एक बेटा तक तो दिया नहीं उसे, तीन तीन बेटियां पैदा करके उसके सर पर मुसीबत खड़ी कर दी है। अब वो बेचारा दिन रात जानवरों की तरह मजदूरी करता है और अल्लाह के सारे पैसे तेरे हाथ पर रखता है, और तू वो सारा पैसा अपनी बेटियों पर लुटाती रहती है। भला बताओ, उनको स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत थी जो तूने उनको पढ़ाने के लिए इतने पैसे उड़ा दिए हैं? जिससे बड़ी कोई डॉक्टर बन जाएंगी पढ़कर, करना तो उन्होंने यही चूल्हा चौका ही है ना। सास ने कहा तो कमला को गुस्सा आ गया। माँ जी, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर गई हैं? आपने अलमारी में से दीपक के पैसे चुराए हैं, आप इस बात को स्वीकार करें। मेरी बेटियों की शिक्षा के पीछे क्यों पड़ गई हैं? कमला बोली तो नूतन देवी हक्का बक्का रह गई। उन्हें कमला के ओर से जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्हें बहुत गुस्सा आया। हाँ तो तू क्या कर लेगी? तेरी बेटियां पढ़कर कुछ नहीं कर सकती, ना तू किसी काम की है और ना ही तेरी बेटियां किसी लायक हैं। देखती हूँ मैं कैसे पढ़ाती तू इन्हें। आज ही दीपक को बोलूंगी कि निकाले इनको स्कूल से, सास ने कहा तो कमला की आंखों में आंसू आने लगे। आपको अंदाजा नहीं है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा लेती तो आज दीपक वो मामूली नौकरी ना कर रहे होते और हम सबकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल ना होती। शिक्षा इंसान का भविष्य संवारती है। कमला ने बस इतना ही कहा था कि नूतन देवी आग बबूला हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक दरवाजे से दीपक अंदर आ गया। कमला, जाओ जल्दी मेरी अलमारी से वो पैसे निकाल कर लाओ। मैंने मोटरसाइकिल की बात कर ली और ख़रीदने जा रहा हूँ, दीपक ने जल्दी से कहा तो कमला ने पलटकर उसे देखा, लेकिन ठीक उसी पल नूतन देवी ने दो हाथ अपने सर पर मारे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आ गया मेरा बेटा, मेरा दीपक। दिन रात मजदूरी करके रंगत कैसी काली पड़ गई है, और तेरी पत्नी कहती है तू नकारा है, तेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं, तूने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। माँ रोते हुए कह रही थी, जबकि दीपक हैरान रह गया। ये क्या तमाशा हो रहा है? क्या कह रही है माँ? उसने गुस्से से कमला से कहा, वो जो वैसे ही उसकी ऊंची आवाज़ से डर जाया करती थी, घबरा गई। मैंने कुछ नहीं कहा, उसने बड़ी मुश्किल से बोलना चाहा, लेकिन उस सास ने उसे मौका ही न दिया। अरे मैं बताती हूँ ना। ये क्या बोलेगी? तूने जो पैसे अलमारी में रखे थे आज सुबह निकाल कर घर से बाहर ले गई थी और कह रही थी कि कभी कभी तो चार पैसे हाथ आते हैं, जी भरकर जिंदगी का मजा तो ले लूं। और ये भी कह रही थी कि अगर तू किसी काम का होता तो उसकी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। अरे इसने तो मेरी परवरिश और मेरे चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। इसे तो ये भी शक है कि तू अपने बाप की औलाद है या नहीं। नूतन देवी ने हाथ पार कर ली थी और रोते हुए कमला की बुराई कर रही थी। दीपक का तो दिमाग ही घूम गया। उसने मुड़कर सकते में खड़ी कमला को एक जोरदार थप्पड़ मारा। अपने पति के बारे में मेरी माँ के सामने जबान चलाती है? वो कमला पर पिल पड़ा बीमार बच्ची कमला के हाथ में थी।
वो उसे बचाने की कोशिश में परेशान हुए जा रही थी, मगर दीपक को तो अपने रुपयों के खर्च हो जाने का गुस्सा था और कुछ कमला की बातों का। उसने मार मारकर कमला को लहूलुहान कर दिया। कमला को होठ फट गया, नाक से खून बहने लगा, शरीर पर भी कई निशान बन गए। दीपक कमला को अच्छी तरह पीट चुका तो नूतन देवी को सुकून मिला। वो और उनकी बेटी चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी। दीपक जब कमला को मार मारकर थक गया तो अंदर चला गया। अलमारी में उसने देखा, सच में वहां रुपए नहीं थे। उसका दिमाग और खराब हो गया। वो बाहर निकला और ऊंची आवाज में एक बार फिर कमला पर फट पड़ा। तेरी जैसी औरत मैं अपने घर में नहीं रख सकता, जैसे अपने पति की इज्जत, जिसे अपने पति का इज्जत का ख्याल ना हो। अभी इसी समय इस घर से निकल जा। कमला फटी फटी आंखों से दीपक को देखती रही, जिसने आज उसके सर पर आसमान ही गिरा दिया था। बच्चियां स्कूल से वापस आ गई थीं और दरवाजे पर खड़ी फटी फटी आंखों से सारा दृश्य देख रही थीं। कमला हिम्मत करके जमीन से उठी। उसकी बीमार बच्ची बुरी तरह से सिसक रही थी। दीपक तो बोलकर अंदर चला जा चुका था। नूतन देवी हंसकर बोली, चल अब निकल जा हमारे घर से और अपनी इन मनहूस बेटियों को भी ले जा। अब यहाँ तेरी कोई जगह नहीं। कमला की आंखों में आंसू आने लगे। वो खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर दिल के बुरे न थे। वो तीनों बेटियों को लेकर वहीं चली गई। एक भाई था जो शादीशुदा था। उसकी भाभी ने कमला को दिल से स्वीकार कर लिया। दीपक ने उसे डाइवोर्स के पेपर भेज दिए थे। कमला की आंखों में आंसू रहते। वो जवान और सुंदर तो थी। कई बार उसके लिए रिश्ते आए, मगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी का मकसद तो बस उसकी तीनों बेटियां ही थीं। कमला ने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पास के स्कूल में नौकरी की बात की। अगर से वो सिर्फ मैट्रिक पास थी, लेकिन उसको लाइब्रेरी की टीचर की जगह पर रख लिया गया। वो किताबों की सुरक्षित रखती और लाइब्रेरी को भी साफ सुथरा रखती। छोटे छोटे बच्चे किताबें पढ़ने आते तो वो उनकी मदद करती। महीने के अंत में उसे अच्छे रुपये मिल जाया करते थे। घर की तरफ से कोई दबाव न था। वो ये सारे पैसे अपनी बच्चियों की शिक्षा पर ही खर्च करती। बेटियां होशियार थीं। धीरे धीरे वो बड़ी होती चली गईं। हर क्लास में उन्हें स्कॉलरशिप मिलने लगी। स्कॉलरशिप मिलने से उनकी शिक्षा का खर्चा और कम हो गया। कमला संतुष्ट थी। धीरे धीरे दिन गुजरते चले गए। कमला की तीनों बेटियां जवान हो गई। बड़ी वाली बेटी ने स्कॉलरशिप पर डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो एक अस्पताल में बड़ी अच्छी नौकरी पर लग गई थी। छोटी दोनों बेटियों ने भी डॉक्टरी ही की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने उन्होंने भी स्कॉलरशिप पर ही पढ़ा था। कमला उन्हें देख देखकर खुश होती थी। बड़ी वाली जिस अस्पताल में डॉक्टर थी, छोटी दोनों बेटियां भी उसके पास ही ट्रेनिंग कर रही थीं। कमला को मुड़कर अपने ससुराल वालों का कभी ख्याल भी ना आया था। उस दिन वो अपनी बेटियों की पसंद का खाना बना रही थी। आज उन्होंने कहा था कि दोपहर के खाने पर घर आ जाएंगी। खाना बन गया तो कमला ने बड़ी बेटी को फ़ोन किया, मम्मी अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया है। बड़ी बूढ़ी औरत है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ना जाने किस समय उनकी सांस बंद हो जाए। मैं अभी आ नहीं सकती। बेटी ने कहा तो कमला को थोड़ा अफसोस सा हुआ, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बेटी का काम ऐसा है कि वो मरीजों की देखभाल किए बगैर नहीं रह सकती। अस्पताल ज़्यादा दूर न था। कमला ने तीनों बेटियों के लिए खाना पैक किया और अस्पताल ले आई। अस्पताल में आज बहुत भीड़ थी। भाग दौड़ सी मची हुई थी। कमला ने काउंटर पर खड़े होकर अपनी बेटी के बारे में पूछा। वो कमला को पहचानते थे। वो अस्पताल की एक बड़ी डॉक्टर थी। मैडम तो वार्ड में बिजी हैं, एक पेशेंट आया है और वो मैडम के अलावा किसी और की समझ में नहीं आ रहा। काउंटर वाली लड़की ने कमला की बेटी का नाम लिया तो कमला मुस्कुराते हुए खाना उठाकर वहीं चली आई। वार्ड में कदम रखते उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सामने उसकी तीनों बेटियां खड़ी परेशान चेहरा लिए एक मरीज को देख रही थीं। वो मरीज कोई और नहीं, एक बूढ़ी सी औरत थी जो लाचार अंदाज में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी नब्ज कभी घट जाती और कभी बढ़ जाती। हालत इतनी बुरी थी कि लगता था किसी समय भी चल बसेगी। मगर कमला के चौंकने का कारण कुछ और ही थी। उस औरत के साथ ही एक आदमी खड़ा था, जिसके सर के बाल सफ़ेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि दीपक था और बिस्तर पर पड़ी हुई औरत नूतन देवी थी। कमला की सास थी। आहट पर दीपक ने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कमला को पहचान लिया था। कमला की तीनों बेटियों ने भी मुड़कर देखा। अरे मम्मी, आप यहाँ यहाँ क्यों चली आई? उसकी बेटियां प्यार से आगे बढ़ीं। कमला ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और खाने वाली टिफ़िन उनके आगे कर दिए। अरे मम्मी, इतनी चिंता ना किया करें, यहाँ अस्पताल में खाना मिल तो जाता है, आप फालतू में परेशान होती हैं। दोनों बेटियां माँ से लिपट गईं और उसका माथा चूमने लगीं। बिस्तर पर लेटी नूतन देवी ने जरा आंखें खोलकर देखा। कमला की बेटी लपक कर उसके पास पहुंची और दोबारा से उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगी। दीपक हैरान था। अचानक ही वो आगे बढ़ा और उसने कमला के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो कमला, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी बात सुने बगैर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, अपनी बेटियों का दोबारा चेहरा भी न देखा। मुझे विश्वास नहीं आता कि ये मेरी ही बेटियां हैं जो आज इतनी सफल हैं। दीपक अपनी बेटियों को देख रहा था। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा गया। कमला की बेटियों ने देखा कि बूढ़ा आदमी उनका बाप है तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। बिस्तर पर लेटी हुई नूतन देवी तड़प रही थीं।
कमला ने एक गहरी सांस ली। माँ जी हमेशा कहा करती थी कि बेटियों को पढ़ा लिखा कर मैं क्या करूँगी, तो फिर आज देख लें कि बेटियों को पढ़कर क्या मिला है। आज वही हैं जो अब माँ जी का इलाज कर रही हैं। कमला ने कहा तो बेड पर लेटी नूतन देवी ने अपने कांपते हाथ उठाकर कमला के सामने जोड़ दिए थे। दीपक की आंखों में भी आंसू थे। तुम्हारे जाने बाद मैंने दूसरी शादी की, मगर वो दूसरी पत्नी घर बसाने वाली ना थी। हमने उसने हमें नाको चबने चबवा दिए, उसी ने माँ का ये हाल कर दिया और अंत में अपने आशिक के साथ भाग गई। हमें माफ़ कर दो। नूतन देवी और दीपक बार बार माफ़ियाँ मांग रहे थे, मगर कमला खामोश थी। उसकी तीनों बेटियां नूतन देवी के पास खड़ी थीं और उसका इलाज करने की कोशिश कर रही थी, मगर जल्दी उनकी आत्मा शरीर छोड़ गई। कमला ने दीपक को माफ़ कर दिया। तीनों बेटियों ने बाप के पैर छुए, मगर इससे ज़्यादा उनके लिए बाप का कोई महत्व न था। वो कमला के साथ हंसती मुस्कुराते अपने घर को चली गईं, जबकि दीपक अपनी माँ की लाश के पास अकेला बैठा खुद पर अफसोस करता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।